अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम नया लेक्चर डिस्कस करेंगे और वो चैप्टर 3 ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो चैप्टर 3 में हमने इससे पहले ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट, जिसमें हमने इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टास्क एनवायरनमेंट और जनरल एनवायरनमेंट, ये टॉपिक्स हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए थे। तो आज हम नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं और वो है गियर्ड हॉफस्टेड नेशनल कल्चर डायमेंशन, जिसको इन शॉर्ट 6D मॉडल भी कहते हैं, बल्कि 6D मॉडल के नाम से ये मशहूर है। तो इस 6D मॉडल के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट दिस नेशनल कल्चर डायमेंशंस। एक्चुअली बैक इन 1973, आई मीन टू से कि 1967 से लेके 1973 तक प्रोफेसर गियर्ड हॉफस्टेड और इसकी जो पूरी की पूरी टीम है, जिसमें इसके 2 शागिर्द भी हैं, 2 स्टूडेंट्स भी हैं, उन्होंने एक कम्प्रिहेंसिव स्टडी कंडक्ट की थी कि हाउ वैल्यूज़ इन द वर्क प्लेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर। कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हुए जो वर्कफोर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ और उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर और उसकी बिहेवियर के ऊपर कल्चर का क्या इफ़ेक्ट होता है। तो एक्चुअली इस पॉइंट को गियर्ड हॉफस्टेड ने काफ़ी डिटेल में स्टडी की है। और एक्चुअली वो कल्चर किस चीज़ को कहते हैं, जो कि गियर्ड हॉफस्टेड ने ख़ुद इसको डिफ़ाइन किया है। ये उसकी डिफिनेशन है कि द कलेक्टिव प्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड डिस्टिंग्विशिंग द मेंबर्स ऑफ वन ग्रुप और कैटेगरी ऑफ पीपल फ्रॉम अदर्स। कि आपके माइंड में जो कुछ चल रहा होता है वो दूसरे बंदे की परसेप्शन से और उसके ख्यालात से कैसे डिफरेंट हो सकता है। तो एक्चुअली यही कल्चर है कि आपका कोई और ओपिनियन होगा, मेरा कोई और ओपिनियन होगा, हमारा माइंड सेट, हमारे ट्रेडिशंस, ये सब कुछ एक दूसरे से चेंज होते हैं। तो दिस वाज अ शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ कल्चर that has been presented by Professor Geert Hofstede. ये स्लाइड उस रिसर्च के बारे में है जो नेशनल कल्चर डायमेंशन उस रिसर्च का आउटपुट है और आउटकम है। तो प्रोफेसर गियर्ड हॉफस्टेड ने एक्चुअली एक कम्प्रहेंसिव स्टडी कंडक्ट की थी, जो कि पहले स्लाइड में भी मैंने आपको बता दिया कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ की बिहेवियर और उनकी एक्टिविटीज़ और जो वर्क प्लेस बजाते ख़ुद होता है, तो उस वर्क प्लेस पर कल्चर का क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या इन्फ्लुएंस होता है उसका। तो प्रोफेसर गियर्ड हॉफस्टेड ने बहुत बड़ी लार्ज डेटाबेस के, जिसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ थे IBM कंपनी के, 1967 से लेके 1973 के दरमियान इन्होंने ये रिसर्च कंडक्ट किया था और IBM के एम्प्लॉयज़ के ऊपर ही उन्होंने ये रिसर्च किया था कि इन एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर और इन एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटीज़ और परफॉर्मेंस के ऊपर कल्चर का क्या इफ़ेक्ट होगा। तो चूँकि IBM 100 मैनी कंट्रीज़ में वो ऑपरेट कर रही थी, तो जाहिर सी बात है कि एम्प्लॉयज़ भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स्ड है। और उन्होंने आलमोस्ट 70 कंट्री से डाटा कवर किया था। मतलब जब वो रिसर्च कर रहा था तो उसने 70 कंट्रीज़ से डाटा कलेक्ट किया था और उन 70 कंट्रीज़ में से सबसे पहले उसने 40 कंट्रीज़ का डाटा यूज़ किया। मतलब जितने रिस्पोंडेंट थे, जो बड़े बड़े रिस्पोंडेंट थे, लार्जेस्ट ग्रुप्स ऑफ रिस्पोंडेंट थे, तो उनके रिस्पॉन्सेस को उसने रिसर्च में यूज़ किया था। और फिर उसके बाद इसने इस 40 कंट्रीज़ को एक्सटेंड करके 50 कंट्रीज़ तक ये लेके गए और 3 रीजन्स को शामिल किया। 3 रीजन्स को इसने शामिल किया था रिसर्च में, लाइक UK, US एंड एशिया। तो डिफरेंट कंट्रीज़ फिर उन्होंने सेलेक्ट किए थे उसमें। फिर 2010 में इसने एक नया बुक पब्लिश किया था जिसका नाम था कल्चर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, सॉफ्टवेयर ऑफ माइंड। फिर उसमें उन्होंने 76 कंट्रीज़ को उसमें ऐड किया और
फिर उन 76 कंट्रीज़ का इन्होंने स्कोर भी कैलकुलेट किया था। आगे हम पढ़ेंगे कि ये स्कोर क्या होता है। एक्चुअली हर एक कंट्री का स्कोर होगा और उस स्कोर की जो लिमिट होगी वो 0 से लेके 100 तक होगी। हम उसको स्केल कहते हैं। उस एक स्केल अगर हम ड्रा कर ले और उस पर हम 0 से लेके 100 तक नंबर्स ड्रा करें तो 0 से लेके 100 तक हर एक कंट्री का स्कोर होगा और फिर उस कंट्री का वो स्कोर ये रिप्रेजेंट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा कि इस कंट्री का कल्चर कैसा है। एक्चुअली वो स्कोर जो है उसने फिर उस स्कोर को हर एक डायमेंशन के साथ लिंक किया है। क्योंकि ये 6D मॉडल है तो 6D मॉडल में 6 डायमेंशन मॉडल असल में इसको कहते हैं। 6 डायमेंशन में इसमें पावर डिस्टेंस इंडेक्स है, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स है, लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन है, इंटेलिजेंस वर्सेस रिस्ट्रेंट है। तो इन पूरी की पूरी 6 डायमेंशंस को अब हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक कोट में डिस्कस करना चाहूँगा। नीचे ये गियर्ड हॉफस्टेड का एक कोट है, वो कहता है कि नेशनल कल्चर कैन नॉट बी चेंज्ड बट यू शुड अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट इट। लाइक गियर्ड हॉफस्टेड की एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था तो उसमें उन्होंने एक सवाल पूछा था इससे कि कल्चर चेंज होने में कितना टाइम लगता है। तो एक्चुअली फिर इसने जवाब दिया था कि पहली बात तो ये है कि नेशनल कल्चर कैन नॉट बी चेंज्ड, ये चेंज नहीं होता। लेकिन अगर आप इसको यूँ समझ ले कि कल्चर चेंज होता है तो इट टेक्स 100 years टू चेंज द कल्चर। कम अज़ कम एटलीस्ट 100 साल लगते हैं कल्चर चेंज होने में। ऑल दो के कल्चर चेंज नहीं होता, लेकिन अगर आप नंबर्स पूछना चाहें तो गियर्ड हॉफस्टेड के मुताबिक इट टेक्स 100 years टू चेंज अ कल्चर। तो ये एक्चुअली इस रिसर्च के बारे में थोड़ा डिस्कशन था। अब हम इस 6D मॉडल के जितने डायमेंशन है 6D, यहाँ पर D से मतलब है डायमेंशन, तो 6 डायमेंशन मॉडल है। तो इसमें 6 डायमेंशंस है, 6 पॉइंट्स है। हर एक कंट्री के 6 डायमेंशन 6 पॉइंट्स होते हैं और उन 6 डायमेंशन और पॉइंट से हमें उस कंट्री की कल्चर के बारे में पता चलेगा। तो सबसे पहला है पावर डिस्टेंस इंडेक्स। ज़रा इन डायमेंशंस को समझने की कोशिश करें क्योंकि उन्होंने इसको फिर डिनोट भी किया है कुछ एक्रोनिम से, PDI, मैस और UAI और IVR और LTO। तो पावर डिस्टेंस इंडेक्स को उसने PDI से डिनोट किया है। इस पावर डिस्टेंस इंडेक्स में हमारे पास दो किस्म के स्कोर होंगे, लो PDI स्कोर एंड हाई PDI स्कोर। दूसरा जो डायमेंशन है वो इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म है, IDV से इसने डिनोट किया है। हाई स्कोर शोज इंडिविजुअलिज्म जिसको हम आई कल्चर कहते हैं, और लो स्कोर शोज कलेक्टिविज्म जिसको हम वी कल्चर कहते हैं। तो ये इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है और ये कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी है। तो अगर हमारे पास किसी कंट्री का स्कोर लो आता है तो उसका मतलब यह है कि वहाँ पर इंडिविजुअलिज्म है, आई कल्चर है। और अगर किसी कंट्री का स्कोर हाई आता है तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पे वी कल्चर है। तो आगे मैं आपको कंट्री कंपैरिजन में फिर मैं आपको एक फिगर दिखाऊंगा। उस फिगर में 2 या 3 कंट्रीज़ के स्कोर्स होंगे तो उस स्कोर्स को हम फिर इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि एक कंट्री का कल्चर दूसरे कंट्री के कल्चर से कैसे डिफरेंट होता है इन टर्म्स ऑफ स्कोर, क्योंकि वही स्कोर इन डायमेंशंस को रिप्रेजेंट और रिफ्लेक्ट कर रहा होता है साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट थर्ड वन हमारे पास है मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिनिटी, जिसको हम MAS से डिनोट करते हैं। और सम टाइम हम वर्क प्लेस में इसको टफ वर्सेस स्टैंडर्ड सोसाइटी भी कहते हैं। तो मैस्कुलिन वर्सेस फेमिनिन बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे। ऑल दो कि अगर हमें किसी कंट्री का स्कोर हाई रिफ्लेक्ट हो जाए कंट्री कंपैरिजन फिगर में तो वो फेमिनिनिटी होगी। हाई स्कोर इज एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग फेमिनिनिटी एंड लो स्कोर इज एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग मैस्कुलिनिटी। नेक्स्ट हमारे पास है अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स जिसको UAI से डिनोट करते हैं। इसका भी एक्चुअली हाई वर्सेस लो स्कोर होता है, हाई UAI स्कोर एंड लो UAI स्कोर, हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स एंड लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स।
फिर कंट्री कंपैरिजन में मैं आपको इसकी डिटेल्स बताऊंगा कि कैसे अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स के ज़रिए से हम एक कंट्री की कल्चर को दूसरी कंट्री की कल्चर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन, जिसको LTO से वो रिप्रेजेंट और डिनोट कर रहा है। इस लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन को समटाइम हम लॉन्ग टर्म प्रेगमेटिक वर्सेस शॉर्ट टर्म नॉर्मेटिव, इसका दूसरा नाम ये भी है, लॉन्ग टर्म प्रेगमेटिक वर्सेस शॉर्ट टर्म नॉर्मेटिव सोसाइटी या नॉर्मेटिव कल्चर। तो इसमें भी हमारे पास लो स्कोर और हाई स्कोर होगा। तो लो स्कोर जो है वो एक्चुअली शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है और हाई स्कोर जो है वो लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो कंट्री कंपैरिजन में फिर हमें पता चल जाएगा कि विच कंट्री इज एक्चुअली प्लेसिंग ऑन द शॉर्ट टर्म एंड विच कंट्री इज एक्चुअली प्लेसिंग ऑन द लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन। और नेक्स्ट 6th डायमेंशन हमारे पास है इंडल्जेंस वर्सेस रिस्ट्रेंट, जिसको IVR से इंडल्जेंस वर्सेस रिस्ट्रेंट, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ आर्टिकल्स और इस गियर्ड हाफस्टेड की वेबसाइट को भी मैंने बहुत डिटेल्स में स्टडी की है, वहाँ से भी फिर समटाइम्स रीडर कंफ्यूज हो जाता है कि हाई स्कोर क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है और लो स्कोर क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हाई स्कोर इज एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग द इंडल्जेंस सोसाइटी एंड लो स्कोर इज एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग द रिस्ट्रेंट सोसाइटी। अब इसकी डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा कि पावर डिस्टेंस इंडेक्स का क्या मतलब है, इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म, मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स और लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन वर्सेस शॉर्ट टर्म, इंडल्जेंस वर्सेस रिस्ट्रेंट। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसकी डिटेल्स में जाते हैं। ये हमारे पास सबसे पहला डायमेंशन है जिसको हम कहते हैं पावर डिस्टेंस इंडेक्स, PDI से इसको हम डिनोट करते हैं। हाई वर्सेस लो PDI होते हैं। पावर डिस्टेंस इंडेक्स का अगर मैं इन शॉर्ट और सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं कि इसका क्या मतलब है, तो इसका ये मतलब है कि देखें, हर एक कंट्री में जो पावर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। लाइक अगर मैं ये बता दूं इसका एक एग्जांपल, कि एक ऐसी सोसाइटी के जहाँ पे लिस्ट इन्फ्लुएंशियल और इन्फ्लुएंशियल पीपल के दरमियान फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर पावर डिस्टेंस इंडेक्स ज़्यादा हमें दिखाई देगा, मींस हाई PDI स्कोर होगा। और अगर एक ऐसी सोसाइटी के जहाँ पर पावर से मतलब है ये जो लाइक प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है, तो ये जो डिजिग्नेशंस और ये जो ओहदे और ये जो सीटें ये लोग तकसीम कर रहे हैं, तो क्या ये इंसाफ के तकाजे ये लोग पूरे कर रहे हैं या नहीं। तो अगर वो इक्वली और इंसाफ से इन सीटों को, इन डिजिग्नेशंस को तकसीम कर रहे हैं अमंग द जनरल पब्लिक, तो फिर ये हमारे पास पावर डिस्टेंस इंडेक्स में उस कंट्री का स्कोर लो आएगा। और अगर बहुत ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि हम तो पावर से बहुत ज़्यादा दूर हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं बस वही लोग सीटों पे बैठे हैं और वही लोग हुकूमत बना रहे हैं और हुकूमत चला रहे हैं, तो फिर वहाँ पर पावर डिस्टेंस इंडेक्स का स्कोर ज़्यादा होगा। This dimension expresses the degree to which the least powerful member of society accept and expect that the power is distributed unequally। वही वाला पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिया। इस डायमेंशन की स्कोर से हमें ये पता चलेगा कि इस कंट्री के अंदर पावर की तकसीम जो है, पावर जो है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और जो लेस इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि इसको आप इक्वलाइज कर लो, इसको आप क्या करो, इसको इक्वलाइज कर लो, ताकि गरीबों और मालदारों, लिस इन्फ्लुएंशियल और इन्फ्लुएंशियल लोगों के दरमियान पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो जहां पर पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा वहां पर लो PDI स्कोर होगा उस कंट्री का, और जहां पर अगर
लोग, बहुत ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पावर की तकसीम गैर मुनसिफाना है, तो फिर वहाँ पर हाई स्कोर होगा पीडीआई का। देखें यहाँ पे नीचे मैंने आपको हाई पीडीआई स्कोर के बारे में आपको बता भी दिया है कि इसको हम कंट्री वाइज भी डिस्कस कर सकते हैं इस नेशनल कल्चर डायमेंशन को, और इसको हम ऑर्गेनाइजेशनल वाइज भी डिस्कस करते हैं कि कंपनी के अंदर भी, क्योंकि इस रिसर्च का बेसिक पर्पस और मोटिव तो यही है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों की बिहेवियर के ऊपर कल्चर का क्या इन्फ्लुएंस है। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आ जाएं तो सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम हाई पीडीआई होता है। सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन का ये मतलब है कि वन मैन शो है, एक आदमी के पास पूरा का पूरा पावर है। लार्ज गैप्स इन कंपनसेशन, के जहाँ पे कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा कंपनसेशन, मुआवजा, वेजेस और सैलरीज दिए जाते हैं और कुछ लोगों को अवॉइड किया जाता है। अथॉरिटी एंड रिस्पेक्ट के लिहाज से भी अगर फ़र्क बहुत ज़्यादा है, गैप बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर उस कंट्री का, उस ऑर्गेनाइजेशन का हाई पीडीआई स्कोर होगा। क्या मतलब है कि अथॉरिटी is just resting in the hands of few people in the organization or else in a country, तो हम ये कह सकते हैं कि इस मुल्क में नाइंसाफ़ी बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अथॉरिटी की गैर मुनसिफाना तकसीम है। एंड रिस्पेक्ट, समटाइम्स अगर आप देख लें तो इन्फ्लुएंशियल लोगों की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो लेस इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं उसकी रिस्पेक्ट सोसाइटी में नहीं होती। एंड ऑर्गेनाइजेशन में भी इसका यही मिसाल है। तो हाई पीडीआई स्कोर वहाँ पे होगा कि जहाँ पे पावर की तकसीम गैर मुनसिफाना हो। लो पीडीआई स्कोर उन कंट्रीज और उन ऑर्गेनाइजेशन का होगा कि जहाँ पे फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। सुपरवाइजर्स एंड एम्प्लॉइज आर कंसिडर्ड ऑलमोस्ट एज इक्वल्स, कि सुपरवाइजर्स और मैनेजर्स और क्लास 4 और एम्प्लॉइज़ के दरमियान फ़र्क नहीं होता, उनको हम इक्वली ट्रीट करते हैं। तो वहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन और कंट्री का जो स्कोर होगा वो लो होगा। मैं आपको अगर इधर इस कंट्री का वो कंपैरिजन वाला स्कोर दिखाऊं, तो ये पावर डिस्टेंस में आप लोग देख लें, ये एक्चुअली ये जो ग्रीन वाला है और ये जो ब्लू है और ये जो पर्पल कलर है, तो ये इन कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कलर्स इन्होंने यहाँ पर भी इन बार्स को दिए हुए हैं, इन स्कोर्स को। तो अगर आप पाकिस्तान की स्कोर को देख ले तो पावर डिस्टेंस इंडेक्स में पाकिस्तान का स्कोर 55 है। ये बिल्कुल इनडिफरेंट स्कोर है। इसको हम नीदर वी में पुट इट इन द लो पीडीआई एंड नीदर वी में पुट इट इन द हाई पीडीआई स्कोर। इट इज़ इनडिफरेंट स्कोर। इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते कि पाकिस्तान का कल्चर वो हाई पीडीआई है या लो पीडीआई है। लेकिन अगर हम इंडिया की स्कोर को देख ले तो 77 इज़ एक्चुअली मोर देन इनफ स्कोर एज कंपेयर टू पाकिस्तान। इंडिया का स्कोर 77 है। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि 77 नंबर, ये स्कोर हमें ये बता रहा है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग ये शो कर रहे हैं और क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ पर पावर की तकसीम बिल्कुल भी गैर मुनसिफाना है। अगर ये 50 ऑन एवरेज, इसका स्कोर 50 या 48 ऑन एवरेज स्कोर आता है, तो अगर 48 से ये कम हो तो वो, या 50 से अगर स्कोर कम हो तो वो लो पीडीआई स्कोर हम उसको कहते हैं। अगर ये 50 या 48 ऑन एवरेज स्कोर से ज़्यादा है तो उसको हम हाई पीडीआई स्कोर कहते हैं। तो हाई पीडीआई स्कोर का मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ पर पावर की तकसीम इनइक्वल है और गैर मुनसिफाना है। यहाँ पर अथॉरिटी एंड रिस्पेक्ट के लिहाज से फ़र्क बहुत ज़्यादा है इन्फ्लुएंशियल और लेस इन्फ्लुएंशियल लोगों के दरमियान। पाकिस्तान फिर कंपैरेटिवली इंडिया से अच्छा है, लेकिन फिर यूएसए को अगर आप देख लें तो यूएसए का स्कोर कंपैरेटिवली पाकिस्तान से अच्छा है। इसका मतलब है कि अमेरिका में 40 नंबर ऑफ पीपल, अगर मैं इस तरह कहूँ, हाल दो कि ये स्कोर है, ये नंबर ऑफ पीपल नहीं है। 40 स्कोर इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग के
बहुत कम लोग ऐसे हैं कि वो ये क्लेम कर रहे हैं कि यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पावर की तकसीम गैर मुनसिफाना है। वहाँ पर अथॉरिटी एंड रिस्पेक्ट और सुपरवाइज़र और एम्प्लॉयज़ और क्लास 4 को वो इक्वली ट्रीट करते हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली वो कंट्री कंपैरिजन स्कोर है कि जिससे हमें इजीली पता चल सकता है कि पावर डिस्टेंस डायमेंशन के लिहाज से एक कंट्री का स्कोर दूसरी कंट्री से कैसे डिफरेंट है, और अगर डिफरेंट है तो इसका फिर क्या मतलब है। तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि यहाँ पर हमारे पास हाई पीडीआई स्कोर और लो पीडीआई स्कोर का क्या मतलब होगा। तो दिस वाज द फर्स्ट डायमेंशन ऑफ द 6D मॉडल, जिसको पावर डिस्टेंस इंडेक्स और पीडीआई से हम डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। ये तो बहुत सिंपल है। इंडिविजुअलिज्म का मतलब है आप पुख्तो की चवतमुंगा वा जानी। कलेक्टिविज्म हम उसको कहते हैं कि जहाँ पे वी कल्चर होता है, कलेक्टिविस्ट सोसाइटी होती है। इसको हम आईडीवी से डिनोट करते हैं। तो जो इसका द हाई साइड ऑफ दिस डायमेंशन कॉल्ड इंडिविजुअलिज्म, इससे भी हमें पता चलता है कि इसमें अगर स्कोर ज़्यादा होगा तो वो इंडिविजुअलिज्म होगा, और अगर स्कोर कम होगा तो वो कलेक्टिविज्म होगा। वो कंट्री जिसकी स्कोर अगर 48 या 50 से ज़्यादा है तो वो इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी होगी, वहाँ पे इंडिविजुअलिज्म होगा। और जिस कंट्री की स्कोर 50 या 48 ऑन एवरेज स्कोर से कम होगा तो वो एक्चुअली कलेक्टिविस्ट सोसाइटी होगी, और वहाँ पर वी कल्चर होगा। तो इन शॉर्ट इंडिविजुअलिज्म को हम आई कल्चर कहते हैं और कलेक्टिविज्म को हम वी कल्चर कहते हैं। इंडिविजुअलिज्म क्या है? इंडिविजुअलिज्म एक्चुअली वहाँ पर होता है कि जहाँ पर लोग लूजली नेट सोशल फ्रेमवर्क को प्रेफर करते हैं। और इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दे आर जस्ट टेकिंग केयर ऑफ ओनली देमसेल्व्स एंड देयर इमीडिएट फैमिलीज। इंडिविजुअलिज्म कल्चर में लोग सिर्फ अपने आप का और अपने आप के साथ जो क्लोजली रिलेटेड फैमिली होती है, इमीडिएट फैमिली लाइक अ पर्सन एंड हिज वाइफ एंड देयर किड्स एंड देयर पेरेंट्स, सिर्फ उन लोगों का फिर वो ख्याल रखते हैं और फिर इमीडिएट फैमिली को वो प्रेफरेंसेस देते हैं, और एक्सटेंडेड फैमिलीज़ को वो फिर अवॉइड करते हैं। इस इंडिविजुअलिज्म का अपोजिट जो है वो कलेक्टिविज्म है, जो रिप्रेजेंट करता है टाइटली नेट फ्रेमवर्क इन सोसाइटी, कि जहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने रिलेटिव, अपने ग्रुप मेंबर्स अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो उनका भी ख्याल रखेंगे, और फिर इसके बदले में वो अनक्वेश्चनिंग लॉयल्टी शो करेंगे। मतलब सिंपैथीज होते हैं लोगों के साथ और लोग एक दूसरे के साथ लॉयल होते हैं। तो एक ऐसी सोसाइटी के जहाँ पे लोग अपने आप का और अपने इमीडिएट फैमिली का और अपनी एक्सटेंडेड फैमिली का अगर लुक आफ्टर करते हैं, ख्याल रखते हैं, तो हम उस सोसाइटी को और उस कल्चर को कलेक्टिविस्ट कल्चर और कलेक्टिविज्म कहते हैं। और इस कलेक्टिविज्म को हम वी कल्चर से डिनोट करते हैं। वी जहाँ पे लाइक हम कहते हैं ना कि वो एक मिरर थ्योरी है, एक मिरर थ्योरी है, और उस मिरर थ्योरी को हम कहते हैं कि आई एंड मी मेकअप द सेल्फ, आई एंड मी मेकअप द सेल्फ। तो जो कलेक्टिविज्म होता है, तो कलेक्टिविज्म में आई एंड मी मेकअप द सेल्फ होता है कि वहाँ पे लोग अपनी आप की, अपनी इमीडिएट फैमिली की और फिर उसके बाद एक्सटेंडेड फैमिली का लुक आफ्टर करते हैं, उनको अकेला नहीं छोड़ते। तो यहाँ पर अगेन मैं कहूँगा कि हाई इंडिविजुअलिज्म और लो इंडिविजुअलिज्म, यहाँ पर हम कलेक्टिविज्म की जिक्र नहीं करते, बल्कि हम हाई इंडिविजुअलिज्म एंड लो इंडिविजुअलिज्म कहते हैं। तो लो इंडिविजुअलिज्म अल्टरनेटिवली हम इसको कलेक्टिविज्म ही कहते हैं। तो हाई इंडिविजुअलिज्म में लोग क्या करते हैं, वो एक्चुअली एन्जॉयमेंट और अपनी चैलेंजेस को
एंजॉय करते हैं, एंड एन एक्सपेक्टेशन ऑफ इंडिविजुअल रिवॉर्ड फॉर हार्ड वर्क। और लोग कहते हैं कि बस हमने जो मेहनत की है हमें सिर्फ उसका आप रिवार्ड दे दो। we just damn care about our group members and about the other people and the loyalty with them। तो लो इंडिविजुअलिज्म स्कोर का ये मतलब होगा कि वहाँ पे लोगों के दरमियान हारमनी है, हम आहंगी है एमंग द ग्रुप मेंबर्स, और लोग जो है वो इंट्रिंसिक रिवार्ड्स के लिए काम करते हैं, वो दिली सुकून के लिए काम करते हैं। जब उनका दिल मुतमईन नहीं है तो पैसों से उनका काम नहीं चलेगा। लाइक हाई इंडिविजुअलिज्म स्कोर में हमने कहा कि लोग अपनी चैलेंजेस को एंजॉय करते हैं और दे ओनली वर्क फॉर रिवॉर्ड्स। वो कहते हैं कि हमें सिर्फ तनख्वाह दिया करो, हमें लोगों की हारमनी और लोगों की खुशी से क्या ताल्लुक। तो लो इंडिविजुअलिज्म और हाई इंडिविजुअलिज्म का ये मतलब होता है। अगेन मैं अगर आपको स्कोर पे लेके जाऊं तो यहाँ पर कंट्री कंपैरिजन में मैंने 3 कंट्रीज़ का स्कोर निकाला है। तो अगर आप पाकिस्तान का स्कोर देख लें तो पाकिस्तान का स्कोर जो है वो 14 है। एंड मैंने आपको बता दिया था कि ऑन एवरेज 50 या 48 स्कोर से अगर कम स्कोर है तो वो कलेक्टिविज्म होगा, और अगर 50 से ज़्यादा स्कोर है तो वो इंडिविजुअलिज्म होगा। तो पाकिस्तान का स्कोर 14 है, एंड 14 इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग अ कलेक्टिविस्ट सोसाइटी एंड अ कलेक्टिविस्ट कल्चर। अल्टरनेटिवली अगर आप यूएसए का स्कोर देख ले तो वो 91 है। 91 इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग अ स्कोर वेयर वी कैन से दैट देयर इज अ हाई लेवल ऑफ इंडिविजुअलिज्म। लोग सिर्फ और सिर्फ अपने आप का और अपने इमीडिएट फैमिली का लुक आफ्टर करते हैं, एंड दे जस्ट डेम केयर अबाउट द एक्सटेंडेड फैमिलीज लाइक ग्रैंड सन एंड ग्रैंड फादर। तो इन चीज़ों की तरफ उनका कोई तवज्जो नहीं होता। अगर आप इंडिया को देख लें तो इंडिया में भी काफ़ी हद तक इंडिविजुअलिज्म है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी कल्चर। पाकिस्तान में कलेक्टिविस्ट सोसाइटीज़ है और कलेक्टिविज़म है और वी कल्चर है। लोग अपने आप का और अपनी इमीडिएट फैमिली का और अपनी एक्सटेंडेड फैमिली का लुक आफ्टर करते हैं। तो इधर इन 3 स्कोर से मैंने आपको इंडिविजुअलिज्म के बारे में बता दिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिनिटी। इन शॉर्ट अगर मैं मैस्कुलिन और फेमिनिन को डिस्क्राइब कर लूँ तो मैस्कुलिन का मतलब है मेल डोमिनेंसी और फेमिनिन का मतलब है फीमेल डोमिनेंसी। कि जहाँ पे अगर मेल बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हो और जहाँ पे फीमेल बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हो। The masculinity side of this dimension represent a preference in society for achievement। अब यहाँ पे मैस्कुलिन और फेमिनिन से इनका कोई और मतलब है। ये कहते हैं कि मैस्कुलिन वो लोग होते हैं कि जो अपनी अचीवमेंट के पीछे लग जाते हैं और वो हीरोइज्म रोल प्ले करते हैं और एसर्टिवनेस एग्रेसिवनेस शो करते हैं और मटेरियल रिवॉर्ड्स फॉर सक्सेस, और बस उनका काम सक्सेस से होता है और वो चाहते हैं कि हमें रिवॉर्ड मिले। तो जिस सोसाइटी में या जिस ऑर्गेनाइजेशन में लोग ये काम कर रहे हो तो वो मैस्कुलिन कल्चर या मैस्कुलिन सोसाइटी होगी। लेकिन इसकी अपोजिट अगर आप देख ले फेमिनिनिटी, तो फेमिनिनिटी का मतलब है कि लोगों की प्रेफरेंसेस अगर कोऑपरेशन, मोडेस्टी, केयरिंग फॉर द वीक एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ है तो फिर वो फेमिनिन सोसाइटी होगी, वहाँ पे फेमिनिनिटी होगी, तो वो फेमिनिस्ट कल्चर होगा। तो यहाँ पे फेमिनिन सोसाइटी में और फेमिनिनिटी में लोग जो है वो कंसेंसस ओरिएंटेड होते हैं, और यहाँ पर मैस्कुलिन सोसाइटी में लोग कंपेटिटिव इन नेचर होते हैं। वो कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे से आगे जाएं, लेकिन फेमिनिन सोसाइटी में लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ और लव और अफेक्शन और एसोसिएशन और एफिलिएशन को प्रायोरिटी देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क प्लेस की कॉन्टेक्स्ट में और ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्टेक्स्ट में
इसको सम टाइम टफ वर्सेस स्टैंडर्ड सोसाइटी और कल्चर भी कहते हैं। मैस्कुलिन का मतलब है टफ और फेमिनिन का मतलब है टेंडर। तो टफ वर्सेस स्टैंडर्ड कल्चर और टफ वर्सेस स्टैंडर्ड सोसाइटीज। हाई मैस्कुलिन एंड लो मैस्कुलिन, अगेन इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म में हमने हाई इंडिविजुअलिज्म वर्सेस लो इंडिविजुअलिज्म। तो इसी तरह यहाँ पर भी फेमिनिनिटी को इन्होंने स्कोर में डिस्क्राइब नहीं किया है, बल्कि एक को लिया है मैस्कुलिनिटी को और फिर उसको हाई और लो में डिवाइड किया है। तो हाई मैस्कुलिनिटी, अगर किसी कंट्री का स्कोर बहुत ज़्यादा हाई है, मैस्कुलिन सोसाइटी है, तो उसका यही मतलब है कि एक्चुअली those kind of people are just preferring and giving priorities to money and achievement. उन लोगों के लिए जिस कंट्री में मैस्कुलिन कल्चर होता है तो उस कंट्री का स्कोर हाई होगा, और क्योंकि वो लोग पैसों और अचीवमेंट को तवज्जो देते हैं। लेकिन जिन कंट्रीज़ का स्कोर लो होगा तो वो एक्चुअली रिलेशनशिप ओरिएंटेड और कंसेंशुअल होते हैं, एंड दे आर एक्चुअली मोर फोकसिंग ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ। वो अचीवमेंट, मनी, रिवार्ड, इन चीज़ों को प्रेफरेंसेस नहीं देते, बल्कि लो मैस्कुलिन सोसाइटी वाले कंट्रीज़ जो है तो वो एक्चुअली रिलेशनशिप को और क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रेफरेंसेस देते हैं। तो अगेन मैं आपको कंट्री कंपैरिजन पे लेके जाता हूँ। अगर आप मैस्कुलिनिटी को देख लो तो हमने यही यहाँ पे कहा कि हाई स्कोर अगर होगा तो हाई मैस्कुलिन का स्कोर ज़्यादा होगा और लो मैस्कुलिन का स्कोर कम होगा। तो अगर आप 62 स्कोर देख लें जो कि रिफ्लेक्ट और रिप्रेजेंट कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स को, तो यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है, हाई मैस्कुलिन कल्चर है कि वहाँ पे लोग ज़्यादातर मनी को, अचीवमेंट को, रिवार्ड्स को और सक्सेस को प्रायोरिटी देते हैं। तो दिस 62 score is actually representing that United States is having a high masculine culture. 50 again पाकिस्तान indifferent score है, तो हम इसको ना मैस्कुलिन सोसाइटीज़ में डाल सकते हैं और ना हम इसको फेमिनिन सोसाइटीज़ में डाल सकते हैं। तो पाकिस्तान इज़ समवेयर बिटवीन द टू, आई मीन हाई मैस्कुलिन एंड लो मैस्कुलिन के दरमियान में है। 56 को अगर हम देख ले तो कंपैरेटिवली 50 से ज़्यादा है। तो 56 स्कोर ऑफ इंडिया इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग अ हाई मैस्कुलिन सोसाइटी। वहाँ पर भी लोग मनी, सक्सेस और अचीवमेंट को प्रायोरिटी देते हैं और उनके लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ और रिलेशनशिप, इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिनिटी डायमेंशन ऑफ द 60 मॉडल। नेक्स्ट हमारे पास है अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स, जिसको UAI से हम डिनोट करते हैं और उसको हम हाई वर्सेस लो स्कोर में डिवाइड करते हैं। एक्चुअली अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स का क्या मतलब है? अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स का ये मतलब है कि वो कंट्री और वो लोग जो कि अनसर्टेनिटी को अवॉइड नहीं कर सकते, उनके यहाँ जब कोई गैर यकीनी सूरत हाल हो तो फिर वो उसके लिए प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि इसके साथ क्या होगा और हम इसके लिए क्या करेंगे, और प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि दे फील अनकम्फर्टेबल विद अनसर्टेनिटी एंड एम्बिग्विटी, कि अगर अनसर्टेनिटी और एम्बिग्विटी हो तो फिर वो अनकम्फर्टेबल होते हैं और उसके लिए वो कुछ करना चाहते हैं। So the fundamental issue is here is how a society deals with the fact that the future can never be known. और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि वो लोग जो कि अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस को, अनसर्टेनिटी को और एम्बिग्विटी को अवॉइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर उनसे एक क्वेश्चन है कि शुड वी ट्राई टू कंट्रोल द फ्यूचर और जस्ट लेट इट हैपन। हम फ्यूचर में आने वाले फ्यूचर में जो एम्बिग्विटी और अनसर्टेनिटी है, लाइक कोई फ्लड आने वाला है, रूमर्स आ गए, तो हम उसके लिए क्या करें? शुड वी ट्राई टू कंट्रोल इट और जस्ट लेट इट हैपन, या हम ये कहें कि बस आने दो, जो कुछ होगा देखा जाएगा। तो इसीलिए
ऐसी सोसाइटी के जिसकी स्कोर ज़्यादा हो तो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स का स्कोर फिर उसका ज़्यादा होगा, और वहाँ पर लोग क्या करते हैं, पीपल अटेम्प्ट टू मेक लाइफ एज प्रेडिक्टेबल एंड कंट्रोलेबल एज पॉसिबल. If they find that they cannot control their own lives, they may be tempted to stop trying. These people may refer to मनाना. उन लोगों को मनाना कहते हैं. कौन लोग होते हैं वो लोग जिसको मनाना कहते हैं? Put their fate in the hands of God. वो कहते हैं बस हमने अल्लाह पे छोड़ दिया कि जो कुछ होगा देखा जाएगा. तो जो वीक UAI स्कोर वाले सोसाइटीज़ होते हैं, they maintain a more relaxed attitude in which practice counts more than principles or else. People in low UAI score countries are more relaxed, open and inclusive. जो हाई स्कोर वाले सोसाइटीज़ या कल्चर्स या कंट्रीज़ होते हैं जिनका स्कोर हाई होता है, तो वो कोशिश करते हैं कि वो अपने फ्यूचर को कंट्रोल करें. जो एम्बिग्विटी या जो अनसर्टेनिटी, फ्यूचर में जो फ्लड, जो अर्थक्वेक या कुछ ऐसा होने वाला है फ्यूचर में, तो उसको ये जो हाई स्कोर वाले कंट्रीज होते हैं ये उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. और जब उसको वो कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर वो कहते हैं कि जस्ट आप इसको छोड़ दें और जो कुछ होगा देखा जाएगा, और अल्लाह को जो मंजूर होगा तो वही होगा. तो इस किस्म के लोगों को मनाना कहते हैं. और जो वीक UAI वाले कंट्रीज़ होते हैं या जो सोसाइटीज़ होते हैं, तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हैं, और वो कहते हैं कि जब कुछ भी फ्यूचर में ऐसी अनसर्टन और एम्बिग्विटी होगी तो वी विल प्रैक्टिकली डील विद सच काइंड ऑफ सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस. तो हाई UAI, हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स का ये मतलब होगा कि पीपल आर एक्सप्रेसिव एंड आर अलाउड टू शो एंगर और इमोशंस एंड इफ नेसेसरी. फ्यूचर में अगर कुछ होने वाला हो तो लोग अभी प्रेजेंट में गुस्सा भी दिखाई देते हैं और इमोशंस भी शो करते हैं. लेकिन जो लो UAI स्कोर वाले कंट्रीज़ होते हैं तो लेस सेंस ऑफ अर्जेंसी, उनको जल्दी नहीं होती. वो कहते हैं कि फ्यूचर में अगर कुछ होगा, जब होगा तो फिर देखा जाएगा, अभी प्रेजेंट में क्यों अपनी फ्यूचर की वजह से डिस्टर्ब कर लूँ. तो अगर हम उधर जाते हैं कंट्री कंपैरिजन की स्कोर की तरफ, तो हमें अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स की स्कोर से पता चल जाएगा कि 46 स्कोर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग एंड रिफ्लेक्टिंग कि ये लोग बड़े रिलैक्स होते हैं. ये कहते हैं कि फ्यूचर में जो कुछ भी होगा तो फिर उसको उसी वक्त देखा जाएगा, अभी मैं अपने प्रेजेंट को क्यों उस फ्यूचर की वजह से डिस्टर्ब कर लूँ, जिस फ्यूचर का मुझे पता ही नहीं है कि क्या होगा, वो एम्बिग्विटी क्या है और वो अर्जेंसी क्या है. तो ये लोग अर्जेंसी और इमोशनल नहीं होते. ये कहते हैं कि फ्यूचर में जो कुछ भी होगा देखा जाएगा. लेकिन अगर आप पाकिस्तान का स्कोर देख ले तो इट इज़ वेरी मच डेंजर कि 70 स्कोर इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग अ हाई UAI स्कोर. अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स में पाकिस्तान का स्कोर बहुत ज़्यादा है, 70 है. तो इसका ये मतलब है कि हमें अगर कुछ फील हो जाए कि फ्यूचर में कुछ ऐसा होगा तो फिर हम उसके पीछे लग जाते हैं और हम फिर उसके लिए सोचते भी हैं और हम इमोशनल भी बन जाते हैं समटाइम्स कि इसके साथ हम क्या करेंगे और प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं. कंपैरेटिवली अगर आप इंडिया को देख लें तो इंडिया की स्कोर हमसे 40 है, वो कम है. और इसका ये मतलब है कि वो कहते हैं कि फ्यूचर में अगर कुछ होगा तो बड़े रिलैक्स तरीके से वो उसको डील करते हैं और इमोशनली उसको डील नहीं करते. कहते हैं कि फ्यूचर में अगर कुछ होगा तो फ्यूचर जब आएगी तो फिर देखा जाएगा. तो पाकिस्तान इज़ एक्चुअली हैविंग मच स्कोर इन दिस डायमेंशन ऑफ अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस. नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन. लॉन्ग टर्म का ये मतलब है कि हम लोग जो है
हम फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं और हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और बड़े बड़े उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा और कैसे होगा। इन शॉर्ट अगर मैं आपको अमेरिका के बारे में बता दूं तो यहाँ पर मैंने शायद इस स्लाइड में वो लाइन यहाँ पे ऐड भी की है, वो आ जाएगा। पहले मैं ज़रा इसको डिक्टेट कर लूँ कि द यूएस हैज़ अ नॉर्मेटिव स्कोर। यूएस की जो सोसाइटी है तो वो शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन है, शॉर्ट टर्म नॉर्मेटिव सोसाइटी है। अमेरिका की, यूएस की शॉर्ट टर्म नॉर्मेटिव सोसाइटी है। और ये नॉर्मेटिव सोसाइटी क्यों है? दिस इज एक्चुअली रिफ्लेक्टेड इन द इम्पोर्टेंस ऑफ शॉर्ट टर्म गेन्स एंड क्विक रिजल्ट्स। दैट इज वाई अगर आप वहाँ पे देख ले तो यूएस में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स आर एक्चुअली इशूड ऑन क्वार्टरली बेसिस। तो क्वार्टरली बेसिस पे इसीलिए है कि वो कहते हैं कि हमें प्रॉफिट या लॉस जो कुछ भी होगा तो वो जल्दी हो, हमें जल्दी पता चल जाए इसके बारे में। एनुअली वो बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि वो शॉर्ट टर्म गेन्स एंड क्विक रिजल्ट चाहते हैं। और बीइंग पाकिस्तानी, अगर एशियन कंट्रीज़ में आप देख लें तो मैनी कंट्रीज़ का स्कोर ऐसा है कि वो लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन और प्रैग्मेटिक है। और प्रैग्मेटिक का मतलब है कि वो सोचते हैं और बड़ी बड़ी मनसूबाबंदी करते हैं। और पीपल ऑफन वांट टू नो व्हाई। नॉर्मेटिव सोसाइटी में लोग अक्सर औकात वाई का क्वेश्चन आपसे करेंगे। अगर आप नोट कर ले तो अमेरिकन अक्सर औकात आपसे पूछते हैं कि वाई शुड आई डू दिस एंड वाई डू यू नीड टू टॉक टू मी। तो इस किस्म के क्वेश्चन वो पूछते हैं। वो कंट्रीज़ जिनका स्कोर हाई होता है ऑन द अदर हैंड, तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे हमारे पास जिन कंट्रीज़ का स्कोर लो होगा तो वो नॉर्मेटिव सोसाइटी होगी, वो शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन वाले कल्चर में आते हैं। और जिसका स्कोर हाई होगा तो वो एक्चुअली लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन वाला कल्चर होगा, या उसको हम प्रैग्मेटिक अप्रोच कहते हैं। लॉन्ग टर्म प्रैग्मेटिक और शॉर्ट टर्म नॉर्मेटिव। जो प्रैग्मेटिक कल्चर वाले लोग होते हैं, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन वाले लोग होते हैं, तो वो अक्सर औकात फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं और प्लानिंग करते हैं। और वो अक्सर औकात जो क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं तो वो व्हाट, हाउ के किस किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। और वाई का जो क्वेश्चन है तो वो अक्सर औकात शॉर्ट टर्म नॉर्मेटिव सोसाइटीज़ में लोग एक दूसरे से पूछते हैं। बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इस डायमेंशंस को देख ले तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म नॉर्मेटिव वर्सेस लॉन्ग टर्म प्रैग्मेटिक, जो कि मैंने आपको बता दिया। इन द एकेडमिक इन्वायरमेंट सम टाइम हम इस शॉर्ट टर्म नॉर्मेटिव को मोमेंटलिज्म भी कहते हैं, और फ्लेक्स ह्यूमिलिटी एक्चुअली हम लॉन्ग टर्म प्रैग्मेटिक को कहते हैं। अगर हम इस स्कोर को देख ले तो यूएस का स्कोर बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि 26 स्कोर इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग अ शॉर्ट टर्म नॉर्मेटिव सोसाइटी एंड अ शॉर्ट टर्म नॉर्मेटिव कल्चर। वहाँ पे लोग वहाँ पे जो लोग होते हैं तो वो एक्चुअली शॉर्ट टर्म गेन्स एंड क्विक रिजल्ट्स के लिए सोचते हैं। वो कहते हैं कि आप मुझे जल्दी जल्दी रिजल्ट्स दिखाओ कि जो आउटकम है तो वो हमें जल्दी रियलाइज़ हो जाए। पाकिस्तान एंड इंडिया इज़ एक्चुअली हैविंग द सेम स्कोर ऑफ 50 ऑन एवरेज, और यहाँ पे इससे 26 से तो एटलीस्ट ये ज़्यादा है। तो 26 से अगर ये ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में और इंडिया में लॉन्ग टर्म प्रैग्मेटिक कल्चर है। यहाँ पे लोग बड़े बड़े उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं और कहते हैं कि 10 सालों में हम क्या करेंगे। तो अभी से अगर आप इस लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन और शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन को देख ले तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में शादी के मौके पर हम लड़कियों के लिए बचपन से ही चीज़ें जमा करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि जब इनकी शादी होगी तो ये इनका जहेज़ होगा। तो एक एक चीज़ उनके लिए बचपन से ख़रीदते हैं। और अमेरिकन कल्चर में ऐसा नहीं है, वो कहते हैं ऑन द स्पॉट जो कुछ होगा तो फिर वही होगा।
तो दिस वाज ऑल अबाउट द लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन, जिसको हम लॉन्ग टर्म प्रेगमेटिक एंड शॉर्ट टर्म नॉर्मेटिव सोसाइटी भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंडल्जेंस वर्सेस रिस्ट्रेंट। इंडल्जेंस का मतलब है कि जितने भी इंडल्जेंस वाले कल्चर में जितने भी लोग होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन में जितने एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो वो अपनी ग्रेटिफिकेशन को इंजॉय करते हैं और उनके लिए फ्री ग्रेटिफिकेशन होता है। मतलब उनकी जो बेसिक और नेचुरल ह्यूमन ड्राइव्स और उनके जो नीड्स होते हैं, तो वो उनको हासिल करते हैं और उनको एंजॉय करते हैं और उनके रास्ते में किसी किस्म का रुकावट नहीं होता। एंड दे आर जस्ट एक्चुअली एंजॉइंग द लाइफ एंड हैविंग फन इन देयर लाइफ। वो ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं और उनका कोई ऐसा स्ट्रिक्ट सोशल नॉर्म नहीं होता उनकी लाइफ में कि कोई उसको रोके कि आप ये काम ना करें। तो वो कंट्रीज़, जिन कंट्रीज़ में एज सच स्ट्रिक्ट सोशल नॉर्म्स नहीं होते, बड़ों और छोटों का तमीज़ नहीं होता और कुछ ऐसा ज़ाब्ता अखलाक नहीं होता, तो वहाँ पर उस किस्म की कल्चर को हम कहते हैं इंटेलिजेंस। इसकी जो अपोजिट है वो रिस्ट्रेंट है। रिस्ट्रेंट का मतलब है कि एक ऐसी सोसाइटी के जहाँ पर हम ग्रेटिफिकेशन को, सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स को हम सप्रेस करते हैं और हम उसको रेगुलेट करते हैं बाय मींस ऑफ स्ट्रिक्ट सोशल नॉर्म्स। हमारे यहाँ कुछ सख्त किस्म के ज़ाब्ते अखलाक होते हैं, उनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, हमने उनको क्रिटिकली और स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। तो इसीलिए जो कंट्रीज़, जिन कंट्रीज़ का स्कोर ज़्यादा होगा तो हाई इंटेलिजेंस हम उसको कहते हैं, जिन कंट्री का स्कोर लो होगा तो उनको हम हाई रिस्ट्रेंट्स कहते हैं। तो हाई इंटेलिजेंस वाले कंट्रीज़ में लोग सो कॉल्ड ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और वो एक्चुअली फ्रीडम ऑफ स्पीच को इम्पोर्टेंस देते हैं। लाइक अभी अगर आप लोग देख लें तो फॉरेन कंट्रीज़ में बिल्कुल इन रियल सेंस वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि जिसमें वो किसी किस्म का भी ख्याल नहीं रखते। अगर वो किसी की पॉलिटिकल लीडर हो या रिलीजियस लीडर हो, तो वो उसी लिहाज से भी फिर अपनी एक्सप्रेशन करते हैं, चाहे वो अनएथिकल बात क्यों ना हो, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा वहाँ पे। और एक्चुअली फोकस इज़ ऑन पर्सनल हैप्पीनेस। हाई इंटेलिजेंस सोसाइटीज़ में लोग अपनी पर्सनल हैप्पीनेस पर फोकस करते हैं। और जो हाई रिस्ट्रेंट वाले सोसाइटीज़ होते हैं कि जहाँ पे स्ट्रिक्ट सोशल नॉर्म्स होते हैं और ज़ाब्ता अखलाक होता है, तो वहाँ पर एक्चुअली पेसिमिस्टिक उसको कहते हैं, द सो कॉल्ड पेसिमिस्टिक। और वहाँ पर लोग जो होते हैं दे आर मोर कंट्रोल्ड एंड रिजिड बिहेवियर। मोर कंट्रोल का मतलब है कि वही सोशल नॉर्म्स जो है, ज़ाब्ता अखलाक जो है, वो उनको मना करता है कि यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे लड़की है, यहाँ पे लड़का खड़ा है। तो इस किस्म की बातों का जहाँ पे ख्याल रखा जाता है तो वहाँ पर हाई रिस्ट्रेंट कल्चर होता है, और जहाँ पर इन बातों का ख्याल नहीं रखा जाता तो वहाँ पर हाई इंटेलिजेंस होता है। तो अगर हम स्कोर को देख ले तो पाकिस्तान का 0 स्कोर है, एंड दिस 0 इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द पाकिस्तान इज़ हैविंग एन इस्लामिक स्टेट। और यहाँ पे हमारे यहाँ मुसलमान है और मुसलमानों का अपना ज़ाब्ता अखलाक है। यहाँ पर हमने अपनी रिलीजियस वैल्यूज़ का ख्याल रखना पड़ता है और हम उसके आगे मजबूर होते हैं। हम उसको एवॉइड कतई नहीं करना चाहते और ना कर सकते हैं। और अगर आप यूएसए का स्कोर देख लें तो यूएसए का स्कोर 68 है, जो कि हाई इंटेलिजेंस है, और इसका पाकिस्तान का स्कोर अगर 0 है तो इसका मतलब है हाई रिस्ट्रेंट। हमारे यहाँ ज़ाब्ता अखलाक होता है, हमने उसको फॉलो करना होता है। और 26 इंडिया का स्कोर है, तो 26 फिर भी 0 से बहुत ज़्यादा है, आल दो कि 50 से कम है, लेकिन 26 का भी यही मतलब है कि यहाँ पर ये हाई रिस्ट्रेंट सोसाइटी है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द 6D मॉडल ऑफ द गियर्ड हॉफस्टेड, जिसको हम नेशनल कल्चर डायमेंशंस भी कहते हैं। पावर डिस्टेंस इंडेक्स और इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म, मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन,
और लास्ट वाला जो 6th डायमेंशन है दैट इज़ इंटेलिजेंस वर्सेस रेस्टोरेंट सोसाइटीज़. So this was all about the national culture dimension and the 6D model of the Geert Hofstede, जो कि कंट्री कंपैरिजन और हर एक पॉइंट को डायमेंशन को काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया. ये वो कंट्री कंपैरिजन है जो कि मैंने बार बार हर एक डायमेंशन के साथ डिस्कस किया है. Thank you for watching this video. Please subscribe my channel Furqanullah PhD for more videos. Thank you. Take care of yourself. Allah Hafiz.